आखिर कौन थे भारत देश के 10 शक्तिशाली राजा। नंबर 1 पर मौजूद राजा तो इतने शक्तिशाली थे कि चाहे मुगल हो या अंग्रेज या फिर पर्शियन सेना, हर कोई इनसे थर थर कांपता था। भारत के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे राजाओं महाराजाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे भारत देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था। यही वजह है कि हमारे बचपन से ही हमें इन राजाओं के बारे में पढ़ाया गया है, पर फिर भी आज की जनरेशन इन महान राजाओं के बारे में पूछने पर भी शायद ही आपको कुछ ज्यादा बता पाए। कोई दुश्मनों को मात देने वाला महान योद्धा था तो कोई कुशल शासक जिसके राज में देश ने आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं और अनेकों वंशों का राज भारत पर रहा। सबने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। ऐसे में इन महान लोगों की छवि आपकी क्या किसी की भी नजरों में धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आज आपको भारत के उन 10 महान साहसी और निडर राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनका होना हमारे भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ और जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी जाना जाता है। नंबर 10 पर मौजूद है राजा हर्षवर्धन। 41 साल तक भारत पर राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया। यही वजह थी कि इन्हें भारत के एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इनके शासन के दौरान भारत ने कई सारी ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, हर्षवर्धन के राज में भारत का आर्थिक रूप से भी काफी सुधार हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। वहीं अगर इनकी सेना की बात की जाए तो उसमें लाखों की संख्या में सैनिक मौजूद थे, जिसमें हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। राजा हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगर नंदक नाम के नाटकों की भी रचना की। राजा हर्षवर्धन बेहद शक्तिशाली और एक महान राजा थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 9 पर मौजूद कृष्णदेव राय जी की, जो कि एक महान राजा थे। कृष्णदेव राय एक ऐसे राजा जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी काफी पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। तुलु वंश के तीसरे शासक कृष्णदेव राय को अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। वो राजा कृष्णदेव राय ही थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। कहते हैं राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों को शांत कर बेईमानी के राज्यों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी में वो सफल रहे। उन्होंने राज्य संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। कहते हैं उनका शासन जिस भी जगह तक फैला वहां पर आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों का निर्माण उन्होंने ही करवाया। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर और 1000 खंभों वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 8 पर मौजूद भारत के एक महान राजा जिसे सब ग्रेट किंग पोरस के नाम से जानते हैं। ऊंचे लंबे कद और हट्टे कट्टे शारीरिक बनावट वाले किंग पोरस के साहस की बात करें तो ये तो इतने साहसी माने जाते हैं कि इनके तो दुश्मन भी इनकी वीरता देखकर दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि कई सारे छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, तब किंग पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे।
पर वो आसपास के सभी राज्यों में सबसे ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब भारत को जीतने आया तो किंग पोरस ने सिकंदर की लगभग 50,000 की सेना के सामने अपने करीब 20,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी अपनी जान की फिक्र नहीं की। जहां बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, वहीं किंग पोरस ने सिकंदर का डटकर सामना किया। और तो और इनके व्यवहार से सिकंदर खुद इतने प्रभावित हुए कि इनके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया और उसके बाद भारत पर आक्रमण भी नहीं किया। अब बात करते हैं नंबर 7 पर मौजूद उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप की, जिन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा हम सब ने बचपन से ही पढ़ी और सुनी है। 7 फीट 5 इंच कद के राणा की ताकत का अंदाजा आप उनके भाले से लगा सकते हैं, जिसका वजन खुद 81 किलो का था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी 2 तलवारें खुद वजन में 208 किलो की थी और उनका कवच 72 किलो के आसपास का था। अब आप इसी से इस योद्धा की क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को छोड़ दिया था और जंगलों में कई सालों तक केवल घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान भी एकदम बराबरी का युद्ध लड़ते थे, तभी तो दुश्मन की तलवार अगर गिर भी जाती तो उसे अपनी एक तलवार देकर वापस लड़ने के लिए मजबूर करते। यही नहीं, राणा को तो जानवरों से एक अलग ही लगाव था। तभी तो जहां हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, वहीं उनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा का स्रोत है। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए और अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। आज भी आपको राजस्थान के कण कण में उनकी वीरता के किस्से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 6 पर मौजूद राजा अशोक की। भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट, जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में सजा हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा से महान राजाओं की सूची में शामिल रहा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और उन्हें जीता भी। अशोक ने गद्दी का सुख भोगने के लिए अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया और प्रेम से रहने की ठान ली। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्श लोगों तक पहुंचाने के लिए कई हजार स्तूपों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए थे। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को भी जाता है। कहते हैं कि समय के साथ अशोक महान सम्राट और विचारक के रूप में उभरे। दिग्विजय की जगह धम्म विजय को उन्होंने अपनाया। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें वो सफल भी रहे। उनके शासन काल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख माने जाते हैं। 3री शताब्दी में आते आते सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है। कहते हैं अशोक स्तंभ से लिए हुए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान मिला, तो वहीं 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बल का सम्मान दिया गया। अब बात करते हैं नंबर 5 पर मौजूद राजा राज चौल प्रथम की। दक्षिण भारत के राजा राज
चोल प्रथम उन शासकों में से एक है जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक परंपरागत द्वितीय सुंदर चोल के पुत्र अरिमोल वर्मन राजराज चोल प्रथम के नाम से ही उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। कहते हैं उनका शासनकाल चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग है। वो साम्राज्यवादी शासक थे और अपने अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप उन्होंने लघुकाय चोल राज्य को एक विशाल काय साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया बल्कि अपने शासनकाल में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने दक्षिण में अपना शासनकाल बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यवसाय समुद्र मार्गों पर चोल वंश का प्रभाव काफी ज्यादा साफ तौर पर रहा और उनकी अनुमति के बिना कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए थे, जिसमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर मौजूद समुद्रगुप्त मौर्य। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी बेहतर क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद तो पूरे भारत में बस समुद्रगुप्त का ही राज था। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग को भी शुरू किया। वो अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, साथ ही पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाने में सफल रहे। अपने समय में उनके पास सबसे विशाल सेना थी और इस कारण कोई भी उनसे युद्ध करने से घबराता था। तभी तो उन्हें चाहकर भी कोई नहीं जीत सकता था। यही नहीं, अपने 40 साल के शासनकाल में समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी बहुत बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के जीवन में भी काफी सुधार किए और उनके राज्य की सबसे खास बात तो ये थी कि वो सबको एक समान मानते थे। तभी तो सुख सुविधाओं के सभी साधन सभी को प्रदान किए गए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि समुद्रगुप्त ही थे जिनके शासन काल को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर मौजूद शक्तिशाली राजा। वो थे पृथ्वीराज चौहान। ये हमारी किस्मत की बात है कि भारत की पावन धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर ने जन्म लिया। इन्हें हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी, पर कहते हैं जब अपने ही आपकी मौत के दुश्मन हो जाए तो चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते। कुछ यही कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की भी, जिन्हें खुद उनके ससुर राजा जयचंद ने दुश्मन का साथ देकर मरवाया था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। कम उम्र में पिता को खोने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को सौंप दिया गया, जहां उनकी बल बुद्धि के कारनामे देख दादा इतने खुश हुए कि उन्हें दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया गया। पर राजकुमारी सहयोगिता से शादी करने के बाद इनके सर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जहां मोहम्मद गौरी 17 बार इन पर आक्रमण कर इन्हें नहीं हरा पाया, वहीं 18वीं बार इनके ससुर ने इनके दुश्मन यानी मोहम्मद गौरी का साथ दिया और इन्हें हराकर कैद करवा लिया, जहां इनकी आंखों तक को फोड़ दिया गया। पर कहते हैं कि एक वीर अंत तक एक वीर ही रहता है। तभी तो अंधे होने के बाद भी अपने शब्द भेदी बाण की सहायता से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में वर्णित किया है। कुछ भी कहो, पृथ्वीराज चौहान थे सबसे अलग राजा, और अगर अपनों ने ही इनके साथ गद्दारी ना की होती तो शायद आज भारत कुछ अलग ही होता। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद एक शक्तिशाली राजा की। वो कोई और नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य के ही पहले शासक माने जाते हैं, जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, टीवी सीरियल्स में इनकी महान कहानियों को देखा।
ये एक ऐसे वीर थे जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही इन्होंने सबसे सभी छोटे राज्यों को एक साथ जोड़ा और एक बड़ी ताकत के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया, उसके पीछे चाणक्य जैसे एक महान गुरु की शिक्षा और कुछ कर दिखाने का साहस ही था। बचपन से ही चंद्रगुप्त उस समय मगध पर राज कर रहे नंदा अंपायर के राजा धनानंद से अपनी मां के अपमान का बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने चाणक्य से शिक्षा लेने की शुरुआत की और अपनी एक ऐसी सेना बनाकर तैयार की जिसका सामना कर पाना आसान बात नहीं थी। इसी के बल पर चंद्रगुप्त ने धनानंद को मगध से जड़ से उखाड़ फेंका और अपने नाम का झंडा पूरे भारत में लहराया। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब ये खबर मिली कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उसके साथ संधि की कि वे कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली राजा की। वो कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि ये वही राजा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु से वीरता, धर्म और शक्ति का पाठ पढ़ते रहे और यही वजह थी कि केवल 18 साल की उम्र में ही शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू कर दी। यही नहीं, शिवाजी के बल, बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए कई बार लोगों ने उन्हें मारने के कई सारे तरीके निकाले, पर शिवाजी इतने चौकन्ने रहते थे कि परिंदा भी उनके सामने अपने पर नहीं फड़फड़ा सकता था। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वो प्रगतिशील शासक भी थे। जिस समय मुगलों और अंग्रेजों के सामने कोई बोलने के लिए भी बचता था, उस समय वो शिवाजी ही थे जिनसे ये दोनों टकराने से डरा करते थे। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर शिवाजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक में अपना दबदबा बनाया हुआ था। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उनकी सेना में कई सारे मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर तन मन धन न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, यही थे भारत के कुछ महान और वीर शासक जिन्होंने अपनी वीरता के प्रमाणों से इतिहास के पन्नों को भर कर रखा है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट राजा कौन है। कमेंट बॉक्स में उनके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।